मैं ब्रजेश कुमार पटेल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल BK सुपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम सभी लोग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो वनडे एग्ज़ाम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और वनडे एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को पढ़ना हमने शुरू किया था। हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, संविधान पढ़ा रहे हैं। संविधान से हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था कि हमारे जो संविधान है, हमारा जो भारतीय संविधान है, उसमें जो है कुल कितने भाग हैं, तो उसमें कुल 22 भाग हैं। कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग का उल्लेख है, 12 अनुसूचियों का उल्लेख है और 395 अनुच्छेद का उल्लेख है। इन 22 भाग में हमारा पहला भाग जो था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग आता है जिसे नागरिकता के नाम से जाना जाता है। हमने सभी भाग के बारे में थोड़ा पढ़ा था कि 22 भाग हैं, तो पहले भाग में क्या दिया गया है, दूसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में क्या है, सब हमने पढ़ा था। 12 अनुसूची हैं, तो ये अनुसूचियाँ पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी कैसे किस प्रकार संबंधित है, ये सब पढ़े थे। 395 अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद जो हमारे हैं, इन 395 अनुच्छेद में जो अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। जो एग्जाम में बार जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन अनुच्छेदों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए, जो अगला क्रम है, हम भाग 1 में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद जो हमारे दिए गए हैं संविधान में, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। 5 से लेकर 11 जो अनुच्छेद है वो भाग 2 से संबंधित है और भाग 2 को हम किस नाम से जानते हैं, तो नागरिकता के नाम से जानते हैं। और नागरिकता की बात करें तो उसे इंग्लिश में सिटीजनशिप के नाम से जाना जाता है। तो ये सिटीजनशिप जो है, नागरिकता क्या है, कैसे नागरिकता किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है, कैसे किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिलती है, कैसे भारतीय नागरिकता खत्म होती है, और हमारा जो संविधान लागू हुआ तो भारतीय नागरिकता कैसे किस व्यक्ति को मिली, और आगे चल के अगर किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेनी है तो किस प्रकार से वो भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अगर भारतीय नागरिकता छोड़नी है, किसी विदेशी देश की नागरिकता लेनी है, तो कैसे भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। इन सब के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, जो हमारा संविधान है, संविधान के 22 भाग में दूसरा भाग जो आता है उसे नागरिकता के नाम से जाना जाता है। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता जो है, इसमें अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 इस भाग 2 से संबंधित है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बारे में पढ़ेंगे और उसको अच्छे से हम समझेंगे। तो अनुच्छेद 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि भारतीय नागरिकता जो है वो कैसे किसे मिलती है। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जब हमारे देश का संविधान प्रारंभ हुआ, जब संविधान लागू हुआ, तो हमारे भारतीय व्यक्तियों को कैसे नागरिकता मिली। संविधान कब लागू हुआ दोस्तों, तो संविधान जब लागू हुआ तो उस समय 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात, तो कैसे किस व्यक्ति को नागरिकता मिली इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो, डोमिसाइल हो। देखो, निवास और अधिवास अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो अधिवास की बात कर रहा है कि वह व्यक्ति भारत में कानूनी रूप से रह रहा हो। देखो, डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, अधिवास और नागरिकता, अधिवास और निवास में क्या अंतर है पहले तो ये समझ लेते हैं। हम बात करें अधिवास और एक वर्ड आता है निवास, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, इसे डोमिसाइल कहते हैं,
ठीक है, और इसे रेसिडेंशियल कहते हैं। तो डोमिसाइल रेसिडेंशियल की बात यह है दोस्त कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म जहाँ पर होता है और वो मान लेता है कि मैं यहीं का अस्थायी निवासी हूँ, मतलब वो सोच लेता है कि मैं यहाँ से कभी भी हम आप सभी लोगों को बता रहे थे कि अधिवास और निवास में क्या अंतर होता है। तो अधिवास उसे कहा जाता है, डोमिसाइल उसे कहा जाता है जहाँ पर कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से निवास करता है, अर्थात वहाँ उसका जन्म होता है और वहाँ का उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि यह व्यक्ति यहाँ का अस्थायी निवासी है। तो ऐसे निवास को जो है हम क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति माइग्रेशन करके, जैसे कि वो कहीं और का रहने वाला हो और प्रेजेंट टाइम में जाकर वो कहीं और पर निवास कर रहा हो, तो ऐसे निवास को हम निवास के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अधिवास का मतलब होता है कि जो व्यक्ति का परमानेंट अर्थात अस्थायी निवास होता है उसे अधिवास कहते हैं। हम आप सभी लोगों को बताएं कि अनुच्छेद 5 में क्या है। तो अनुच्छेद 5 की बात कर रहे थे, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। किसी व्यक्ति को संविधान के प्रारंभ पर कैसे नागरिकता मिलती है या मिली है, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे यहाँ संविधान का निर्माण हुआ और संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय किस किस आधार पर व्यक्ति को नागरिकता, भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई उसके बारे में हम समझते हैं। तो उस समय कई कारण थे जिससे भारतीय नागरिकता व्यक्तियों को मिली। तो पहला कारण जो था, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा, जो क्या हो दोस्त, भारत के राज्य क्षेत्र में। अब जहाँ तक भारत के राज्य क्षेत्र का विस्तार है, वहाँ के राज्य क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति जन्म लिया है तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाएगा। कब से? 26 जनवरी 1950 से। उसके बाद बी था, जिसके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। कोई व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो तो वो भारतीय नागरिक होगा। तीसरा पॉइंट आता है, जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी रहा हो। अगर कोई भी व्यक्ति जो बाहरी भी है वह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर 5 साल तक निवास कर चुका हो, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता स्वतः ही मिल गई। कब मिली? तो 26 जनवरी 1950 को, जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर चुका हो। तो हमने अनुच्छेद 5 के अंतर्गत बताया आपको कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता जो मिली वो 3 आधार पर मिली। पहला आधार था कि वह व्यक्ति भारत में जन्मा होना चाहिए, अर्थात उसका जन्म स्थान भारत में होना चाहिए, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। उसके माता पिता में से कोई भी भारत के अंदर अगर जन्म लिए हैं तो वह भारत का नागरिक होगा। अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति वह आकर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर 5 साल तक निवास करता है तो वह भारतीय नागरिक कहलाएगा। 3 आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी। अनुच्छेद 6 आता है। अनुच्छेद 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, जो व्यक्ति पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में थे या पाकिस्तान के क्षेत्र में निवास करते थे, अगर वो भारत आते हैं तो उनको किस आधार पर नागरिकता मिलेगी? तो वो अनुच्छेद 6 बताता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान में थे और वो भारत आए तो उन्हें भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त हुई। तो इसके भी कई आधार हैं। आधार 1 की बात करते हैं तो यदि वह या उसके माता पिता में से कोई, वह व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई या उसके दादा दादी अर्थात पितामह या पितामही, दादा दादी या नाना नानी, ठीक है, पितामह या पितामही में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत में जन्मा हो तो वह भारतीय नागरिक होगा। दोस्त, ये कहा गया कि अनुच्छेद 6 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान में निवास कर रहा हो लेकिन वो भारत आना चाहता हो, कब? 26 जनवरी 1950 जो संविधान लागू हुआ उसके पहले,
तो वो भारतीय नागरिक होगा। लेकिन क्या होना चाहिए कि यदि उसके माता पिता या वह व्यक्ति खुद या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी पितामह पितामही में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत में जन्म लिया। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही देश थे, उस समय पूरा देश ही भारत था। तो वही कहा गया कि वह भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत में अगर वह व्यक्ति जन्म लिया है तो वह भारतीय नागरिक होगा, जो कि पाकिस्तान के निवास क्षेत्र में आता है। और अगर वो भारत में आके मिलना चाहता है तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। बी 19 जुलाई 1948 से भारत के राज्य क्षेत्र में आकर निवास कर रहा है। कब? वह 19 जुलाई 1948 से वही व्यक्ति जिसके पितामही भारत में जन्म लिए हों और वो भारत का राज्य क्षेत्र जो बना वो 19 जुलाई 1948 से भारत के राज्य क्षेत्र में आकर निवास करना चाहिए उन व्यक्तियों द्वारा, और भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में 19 जुलाई 1948 से निवास कर रहे हैं। रजिस्टर्ड भी होने चाहिए कि 19 जुलाई 1948 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। अनुच्छेद 7 बताता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि भारत के राज्य क्षेत्र में है और वो पाकिस्तान में जाना चाहता है, जब संविधान लागू हुआ तब की बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर वह कोई भी व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में है और वो पाकिस्तान जाना चाहता है तो उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 7 में बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करता है और संविधान लागू होने के पहले या लागू होने के बाद अगर वो व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है, पाकिस्तान जाना चाहता है, तो उसकी जो नागरिकता है स्वतः ही खत्म हो जाएगी। जब संविधान लागू हुआ उसके बाद या 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में जाना चाहता है भारत से तो उसकी नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 8 में बताया गया, क्या बताया गया? तो अनुच्छेद 8 में बताया गया भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता का बना रहना। भारत के बाहर रहने वाले जैसे कि सऊदी अरब हो गया, यूरोप कंट्री हो गए, ठीक है, अमेरिका हो गया, यहाँ सभी जगहों पर भारतीय व्यक्ति निवास करते हैं और वो भारतीय उद्भव का काम करते हैं, अर्थात वो बाहर जाके अच्छी सैलरी पर जॉब करते हैं और वहाँ के पैसे क्या होते हैं इंडिया में भेजे जाते हैं, इंडिया की इकोनॉमिक्स बढ़ती है। तो वही कहा गया कि भारत के बाहर रहने वाले उद्भव कृत व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता बना रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता बनी रहेगी जो कि उद्भव के लिए, भारतीय उद्भव के लिए विदेश में काम कर रहे हैं या बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 बताता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारतीय नागरिकता का ना होना। अगर कोई भी व्यक्ति संविधान लागू होने के बाद विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं खत्म हो जाएगी, स्वतः ही निरस्त हो जाएगी भारतीय नागरिकता। अगर कोई भी व्यक्ति जाके विदेश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये अनुच्छेद 9 बताता है। अनुच्छेद 10 की बात करोगे तो अनुच्छेद 10 में लिखा गया है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। जो नागरिक हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उनके जो अधिकार हैं वो बने रहेंगे। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 10 में बताया है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनके अधिकार खत्म नहीं होंगे, उनके अधिकार बने रहेंगे, वो चाहे विदेश में काम कर रहे हों चाहे भारत में काम कर रहे हों, ठीक, चाहे रह रहे हों, ठीक है। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 11 बताता है कि संसद को भविष्य नागरिकता के संबंध में, संसद को भविष्य के लिए नागरिकता के संबंध में, भविष्य के लिए संसद को भविष्य के लिए नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार। संसद चाहे, पार्लियामेंट चाहे तो नागरिकों के, पब्लिक के हित के लिए, ठीक है, पब्लिक के फ्यूचर के लिए, पब्लिक के भविष्य के लिए
नागरिकता में संशोधन, जो भाग 2 है उसमें संशोधन कर सकता है और संबंध में कानून भी बना सकता है। संशोधन भी कर सकता है और कानून भी बना सकता है, उसमें सुधार भी कर सकता है। संसद को भारतीय नागरिकता के संबंध में कानून, कोई अलग से भी कानून बनाया जा सकता है। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 11 में बताया गया है। अब एक बात है कि नागरिकता एक्ट आया था 1955 में। इसी नागरिकता एक्ट के द्वारा, यह अनुच्छेद 11 के अंतर्गत एक नियम, एक कानून बना जिसे नागरिकता एक्ट कहते हैं, नागरिकता अधिनियम कहते हैं। 1955 का अधिनियम था। इस में ऐसे कानून बनाए गए कि किसी भी व्यक्ति को जो कि विदेशी है या वह भारतीय नहीं है, उसे भारतीय नागरिकता ग्रहण करनी है तो किस किस आधार पर भारतीय नागरिकता उसे प्रदान की जाएगी और किस किस सिस्टम से उसे गुजरना पड़ेगा। तो नागरिकता एक्ट 1955 आया और उसमें बताया गया कि 5 आधार पर भारतीय नागरिकता किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है। पहला क्या? तो जन्म के आधार पर, उस व्यक्ति का जन्म भारत के अंतर्गत होना चाहिए। वंश के आधार पर, उसके कोई वंशज भारत के होने चाहिए। उसके आधार पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। और चौथा है देशीकरण। अगर कोई भी ऐसा देश या किसी भी देश का ऐसा हिस्सा जो भारत में आकर मिलता है तो उस क्षेत्र के जो किसी दूसरे देश का हिस्सा है और भारत में आके मिलते तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्ति क्या होंगे? भारतीय नागरिक हो जाएंगे। किस आधार पर? तो नागरिकता एक्ट 1955 के आधार पर। और बात करते हैं भूमि का अर्जन। वही बात हुआ देशीकरण कि भारतीय देशीकरण हो, किसी भी अन्य देश भारत में मिल रहा हो तो उसका, और किसी भी अन्य देश का भूमि क्या हो रहा हो, अर्जन हो रहा हो, तो वहाँ जितने क्षेत्र का अर्जन होगा वो भी व्यक्ति क्या होंगे? भारतीय नागरिक होंगे। और किसी देश का भारतीय में विलय होगा तो उस देश के भी व्यक्ति क्या होंगे? भारतीय नागरिक होंगे। ये 5 आधार पर जो है नागरिकता प्रदान किया जाता है, भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। 5 आधार कौन कौन से? तो जन्म है, वंश है, पंजीकरण है, देशीकरण है और भूमि अर्जन है। और ये नागरिकता एक्ट 1955 जब आया, ये किस अनुच्छेद के द्वारा आया? तो ये अनुच्छेद 11 के द्वारा संसद भविष्य के लिए नागरिकता के संबंध में कानून बनाया और वो कानून था नागरिकता एक्ट 1955। 5 आधार पर जो है भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है नागरिकता। उसके बाद दोस्तों हम आपको एक बार फिर से सभी अनुच्छेद को रिकॉल करवा देते हैं और ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, लेकिन एक बार और फिर से आपको रिकॉल करवा देते हैं। तो हमने बताया कि हमारे संविधान में दोस्तों कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची है। कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। 22 भाग में से दूसरा भाग जो है, दूसरे भाग को नागरिकता के नाम से जाना जाता है, सिटीजनशिप के नाम से जाना जाता है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 की बात करोगे तो अनुच्छेद में 5 में बताया गया है कि व्यक्ति के क्या है? संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, कोई भी व्यक्ति की नागरिकता की बात हम कर रहे हैं तो जब संविधान प्रारंभ हुआ तब किसी भी व्यक्ति की नागरिकता किस आधार पर मिली? तो ये अनुच्छेद 5 में बताया गया। अनुच्छेद 6 में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसकी नागरिकता कैसे भारतीय नागरिकता उसे मिलेगी। कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है, ये अनुच्छेद 7 में बताया गया है, तो उसकी नागरिकता स्वयं खत्म हो जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है तो उसकी नागरिकता स्वयं खत्म हो जाएगी, अनुच्छेद 7 में लिखा गया। 8 में लिखा गया है कि भारतीय उद्भव के व्यक्ति जो हैं वो विदेश में रहे हैं तो उनकी नागरिकता कैसे बनी रहेगी। अनुच्छेद 9 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसे की भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में भारतीय नागरिकों के अधिकारों की बात की गई है, उनके अधिकार बने रहेंगे। अनुच्छेद 11 जो है इसमें कहा गया है कि संसद चाहे तो कोई भी क्या करेगी? भविष्य के लिए नया कानून बना सकती है और उसी में एक एक्ट आता है नागरिकता एक्ट 1955 और उसके द्वारा 5 आधार पर भारतीयों को नागरिकता मिलती है। जन्म, वंश,
ठीक है। तीसरा पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अर्जन के आधार पर। तो ये चीज़ें हम आपको एक बार रिकॉल करवा दिए दोस्तों। आपको ये सभी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। जहाँ तक लगता है कि हमने नागरिकता के लिए यहाँ से जिन टॉपिक पे डिस्कस किया है, इतने टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे तो कभी भी नागरिकता से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।